हो गया बेटा? हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया था। क्या होता है, कर्व नहीं देखा था। आपको मैंने ये बता दिया था कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एडी इज़ दी सम टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर मिलकर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं वो एग्रीगेट डिमांड है। इसमें कंजम्पशन भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गई, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की डिमांड भी आ गई और इसमें नेट एक्सपोर्ट भी आ गया। चारों चीज़ें हमने ले ली। लेकिन साथ ही साथ सुनना बराबर, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंजम्पशन डिमांड इन्वेस्टमेंट डिमांड ही लेते हैं हम। सिंप्लिसिटी के लिए हम गवर्नमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर इनकम आपकी 40 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन कभी 40 से नहीं बढ़ेगा। कंजम्पशन किससे बढ़ेगा, 30 से। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है लॉ ऑफ कंजम्पशन। कीन्स ने दिया था, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ी है। इनकम अगर 40 से बढ़ा है तो कंजम्पशन 40 से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका कर बताना है आपको, सिंपल। इधर देखो, सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का कर बनाया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे कांस्टेंट है। इनकम 0, इन्वेस्टमेंट 20, इनकम 40, 20, 80 पे 20, 120 पे 20, 160 पे भी 20, 200 पे भी 20। इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट, 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है। कोई बता सकता है आप में से इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट क्यों है? क्या इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कांस्टेंट होती है? आपको मैंने कल बताया, परसों भी बताया, इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कांस्टेंट तो आएगा। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन हमने अजम्पशन ली है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कांस्टेंट। हमने अजम्पशन ली है, एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। हमने अजम्पशन ली है कि इनकम का लेवल कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या रहेगी, 20, 20, 20, 20, 20। ये हमने अजम्पशन ली है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था एक वेरिएबल को स्टडी करने के लिए दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अभी ये सपोज करो मैं वाइवा ले रहा हूँ और मैं गर्वित से पूछ रहा हूँ, हाँ गर्वित बता एडी क्या होता है। वो वहाँ से हैतिक बोल रहा है, सर एडी मतलब ये। मैं कहा अरे तू 2 मिनट चुप रहे, हाँ चल तू बता कंजम्पशन क्या होता है। यहाँ से वो शुरू हो गया, अरे सर कंजम्पशन का मतलब ये होता है। मैं जज ही नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे लूँगा, भाई तू 2 मिनट कॉन्स्टेंट रहे, तेरे से ही पूछूंगा, पहले उससे जवाब ले लेने। एक वेरिएबल को स्टडी करने के लिए दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ता है, समझो बात को। यहाँ पे मैं इनकम को बढ़ा रहा हूँ तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इनकम और कंजम्पशन को इफेक्ट देखने के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट को क्या लेना पड़ा, कांस्टेंट। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट हमेशा। आप बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है क्या? आपके पापा 5 लाख रुपए कमाए तो भी 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आपके पापा 10 लाख कमाए तो भी 1 लाख, आपके पापा 20 लाख कमाए तो भी 1 लाख। क्या इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है कभी? जब आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं रहती तो पूरे देश की कैसे कांस्टेंट रहेगी, समझे। चलो खैर, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंजम्पशन का कर्व देखो कैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, कमाल की बात, कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वाई कंजम्पशन कर्व डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कंजम्पशन ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं होता, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता कंजम्पशन, पूछा जाता है एग्जाम में। जाने कितनी बार पूछा गया है, क्या जवाब दोगे? क्योंकि 0 लेवल पे भी कंजम्पशन 0 नहीं होती। 0 लेवल पे भी कंजम्पशन 0 लेवल पे भी कंजम्पशन कितनी थी, 20। फिर 40 पे कंजम्पशन कितनी हो गई, 30। फिर 80 पे 70, फिर 120 पे 100। ऐसे इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है कंजम्पशन भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये मेरा शेड्यूल अगर आप भूल गए हो तो मैं वापस बना देता हूँ। ये शेड्यूल ज़िंदगी में कभी मत भूलना। 0, 40, 80, 120, 160 और 200 बुक में दिख जाएगा।
जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितनी है 20, फिर 40, अब कंजम्पशन को मैंने कितने से बढ़ाया 30 से, तो 20 में 30 जोड़ो 50, फिर 50 में 30 जोड़ो, फिर 80 में 30 जोड़ो, 110 में 30 जोड़ो और 140 में 30 जोड़ो 170। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बढ़ रहा है। फिर अब इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पे 20, 20, 20, 20 और 20। अब अगर इसकी मदद से मुझे एडी निकालना हो तो एडी क्या होता है, C+I 40, 70, 100, 130, 160 और 190। ये बन गया मेरा डब्बा। ये क्या बन गया मेरा डब्बा। अब इस डब्बे से, ये डब्बा तो हमने 3 दिन से पढ़ रहे हैं डब्बा, लेकिन डब्बे हो तुम लोग, अभी भी नहीं पता तुम्हें। अब ये कंजम्पशन जीरो लेवल पे भी 20 था, ये जीरो पे 20, फिर 40 पे कितना हो गया कंजम्पशन 50, ये 40 पे कितना हो गया 50। अब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है मेरा कंजम्पशन बढ़ता 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 जा रहा है। इसलिए कंजम्पशन का कर्व कैसे होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे होता है, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब बढ़ता हुआ, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग, बढ़ता हुआ। समझ में आ रहा है। अब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ूं तो एडी आएगा 20 और 20 40, 50 और 20 70, 80 और 20 100। तो एक बात बताओ, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट जुड़ रही है तो एडी आ रहा है, तो एडी का कर्व कंजम्पशन के थोड़े ऊपर से ही स्टार्ट होगा ना। कंजम्पशन 20 से शुरू हुआ तो क्या एडी भी 20 से शुरू हो जाएगा। एडी कहाँ से शुरू होगा, 40 से, क्योंकि 20 में 20 जुड़ेगा 40। कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो एडी आता है, तो एडी निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से, 40 80 ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ गए। तो एडी हमेशा कंजम्पशन के ऊपर से स्टार्ट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वाई कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड लाई अबव कंजम्पशन डिमांड। एडी कंजम्पशन के ऊपर क्यों होती है, तो आप क्या लिखोगे, 1 नंबर में पूछा जाता है, एडी इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एडी इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। एडी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मिलके बना है, तो कंजम्पशन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एडी उसके थोड़े ऊपर से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज एडी में कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एडी आता है। समझ गए। ये कर्व के शेप, ये इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे कांस्टेंट, ये कंजम्पशन में क्वेश्चन पूछेगा जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, आप क्या बोलोगे, इनकम जीरो हो जाए तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता। आपका एग्जाम्पल देता हूँ, आप सबकी इनकम जीरो है, कुछ कमाते नहीं हो, निठल्ले हो तुम सब, बाकी फिर भी खाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, क्या आपका कंजम्पशन जीरो हुआ, नहीं हुआ ना, तो देश का भी नहीं होता। तो जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। इसीलिए कंजम्पशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन के थोड़े ऊपर से। चलो ये हो गया, ये तो कर्व का शेप बता, यहाँ कहाँ गलत है, चलो अब मैंने तुम्हें एडी का कर्व समझा दिया, सी का कर्व समझा दिया, आई का कर्व समझा दिया। सर एक बार एएस भी समझा दो। अब एएस तो इनकम को कहते हैं। एएस क्या होता है, इनकम। एएस का कर्व होता है 45 डिग्री से बनने वाला। अब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो 45 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, राइट एंगल पढ़ते हो, ठीक है। मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना, मेरे को मैथ्स का एम भी नहीं आता, ठीक है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनता है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक ही पेज से बढ़ता है, जैसे 0 से 40, 80, 120, 160, 200, ये इनकम। एएस को अपन इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनकम, क्योंकि मैंने कहा था एएस दो चीज़ों से मिलके बनता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग।
और अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाऊँ y का, तो ये 0, ये 40, ये 80, ये 120, 160 और 200, और मैं यहाँ कंजम्पशन लूँ तो 20, फिर 50, फिर 80, फिर 110, फिर 140, फिर 170। प्रशांत अब तो कंजम्पशन याद हो गई है तुझे। कंजम्पशन कितने से बढ़ा रहा हूँ मैं? 30 से। इनकम कितने से बढ़ा रहा हूँ? 40। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? कंजम्पशन 40 से बढ़ा रहा हूँ, इनकम 40 से बढ़ा रहा हूँ, कंजम्पशन 30 से बढ़ा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? पागल हूँ मैं? इडियट हूँ? क्यों कर रहा हूँ ऐसा? कंजम्पशन हमेशा, कंजम्पशन की गति इनकम की गति से कम रहेगी। क्या है गति? गति बोल रहे हो, अंग्रेजी में बोलो। द रेट ऑफ कंजम्पशन, द रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। जिस रेट से इनकम बढ़ती है उस रेट से कभी कंजम्पशन नहीं बढ़ता। अगर इनकम 100% बढ़ी है तो कंजम्पशन 70% ही बढ़ेगा। इनकम 70% से बढ़ी है तो कंजम्पशन 50 ही बढ़ेगा। जिस तेज़ी से इनकम बढ़ती है उस तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। इसलिए मैं अपने एग्जांपल में इनकम को कितने से बढ़ा रहा हूँ? 40 से, लेकिन कंजम्पशन को कितने से बढ़ा रहा हूँ? 30, 30, 30। ठीक है, अब सेविंग कैसे निकलेगी सर? 0 में से 20 गए, माइनस का 20। इनकम में से कंजम्पशन जाएगा तो सेविंग ही तो आएगी। 40 में से 50 गए, माइनस का 10। 80 में से 80 गए, 0। 120 में से 110 गए, 10। ये 20 और ये 30। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एएस निकालो, कल भी बता दिया था मैंने, तो बोला इडियट सवाल पूछेगा वो मुझसे। एएस कैसे निकलेगा? 0 में 20 जोड़ूंगा, अरे 20 में माइनस का 20 जोड़ूंगा। कंजम्पशन और सेविंग को ही तो एएस कहते हैं। एएस किसे कहते हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग। 50 में 10 जोड़ूंगा, 40। सर क्या बोल रहे हो? 50 में 10 जोड़ूंगा 40? अबे 10 माइनस का है। 80 में 0 जोड़ूंगा, 80। 110 में 10 जोड़ूंगा, 140 में 20 जोड़ूंगा, 170 में 30 जोड़ूंगा, 200। यही होता है, यही होता है ना भाई गर्वित। तो सी में एस जोड़ो, एस आ जाएगा। अब आपने कोई बहुत महान काम किया, आपने एस और वाई सेम ही तो है। 0, 40, 80, 120, 160, 200 सेम ही तो है। क्या करा मैंने इनकम में से कंजम्पशन हटाया था तो सेविंग आई थी। अब कंजम्पशन में सेविंग जोड़ूंगा तो वापस इनकम ही तो आएगी। हाँ, यही होगा ना। मैंने इसमें से ये हटाया तो ये आया था, अब इसमें वापस ये जोड़ दूंगा तो वापस यही तो आएगा। ठीक है, तो इनकम में से कंजम्पशन हटाया, सेविंग आई, तो कंजम्पशन में सेविंग जोड़ा तो इनकम ही तो आएगी। और इनकम को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। इनकम को ही क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। ये कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा चुका हूँ सब, लेकिन ये कर्व के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब एएस का कर्व ऐसा, एडी का कर्व ऐसा। ठीक है, अब ये दोनों से मिलकर एक अप्रोच आती है आपके एग्जाम में, एडी एएस अप्रोच। क्या आती है? एडी एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। क्या नाम है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। बड़ी अच्छी अप्रोच है। क्या है ये अप्रोच? देखते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की अप्रोच क्या कहती है? बेटा ये अप्रोच ये कहती है कि इकोनॉमी विल अचीव इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी विल अचीव इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे। क्या इक्विलिब्रियम सर? इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कहते हैं वेयर यू हैव नो टेंडेंसी टू चेंज योर आउटपुट और यू हैव नो टेंडेंसी टू चेंज योर कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम वो स्थिति है जहाँ पे मैं एकदम संतुष्ट हूँ, मेरे को ना तो अपना आउटपुट बढ़ाना है ना अपना कंजम्पशन बढ़ाना है, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैं जब जहाँ पहले पढ़ाता था ना बेटा, तो हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बहुत छोटा सा कमरा था हमारे पास, 2 कमरे थे छोटे छोटे से। ठीक है, और पहला ही साल था हमारा। कुछ बच्चे को मैं 11th क्लास के 4-5 बच्चों को मैं घर पे पढ़ाता था, तो 5 बच्चे 12th में आ गए, हमने कोचिंग खोल ली, वो 5 ही बच्चे थे। और फिर धीरे धीरे बच्चे आए, अब बच्चे 20 बच्चे आ गए, उसमें 15 बच्चे नए आए। हम बहुत खुश हो गए, लेकिन खुशी के साथ साथ हमें दुखी भी हुए कि वो कमरे की स्ट्रेंथ 20 बच्चों की थी, तो शायद वो जुलाई के आसपास 20 बच्चे हो गए और वो कमरा भर गया 20 बच्चों में।
अब हम ये दुआ कर रहे थे कि यार अगर कोई नया बच्चा आ गया तो उसे कहाँ बिठाएंगे, तो वो कमरा फुल हो गया था 20 बच्चों, और 2 ही कमरे थे, एक कमरे में 12th पढ़ाते थे, एक में 11th। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको 11th वाले कमरे में तुम वहीं से सुनता रहना। तो 12th में वो कमरा, वो 20 बच्चे थे, वो फुल हो गए। और अगर नया बैच बनाए उतना टाइम नहीं था, हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2013 में। 2013 में मैं सीए नहीं बना था, मेरा सीए फाइनल का अटैम्प्ट बाकी था। तो 2-3 घंटे ही होते थे बस, हमारी सीए में ट्रेनिंग होती थी 11 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाता था 2-3 घंटे, और उसके बाद फिर घर जाके अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो इतना समय था नहीं कि 2 बैच बना सके, बस पार्ट टाइम पढ़ाते थे ऐसे ही। अब 20 बच्चों को क्या करें यार, ये 20 से अब 2 इंक्वायरी आई नहीं, तो अब यही सोच रहे थे यार कि ले के ना ले, ठीक है एडजस्ट करा, लेकिन हमें लगा सही नहीं लगेगा या तो फिर हमने मना कर दिया, नहीं पढ़ाते आगे। तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। वहाँ पे वो 20 बच्चे इक्विलिब्रियम थे, ना तो हम एक बच्चा ज़्यादा चाहते थे ना एक कम, क्योंकि हम अपना 100% अचीव कर चुके थे। उस कमरे के हिसाब से 20 बच्चे मैक्सिमम थे बस, 20 से ना तो एक ज़्यादा आ सकता था ना एक कम होगा तो हमें नुकसान होगा। ये 20 बच्चों की कैपेसिटी में आज इतने बड़े हॉल में तुम 5-4 बच्चे बैठे हो, मेरी कितनी जान जलती होगी। इस कमरे का पूरा किराया दे रहा हूँ बराबर, ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग का किराया 50,000 रुपये खाली पड़ी रहती है, 6 महीने से दे रहा हूँ। तो जो जान जलती है इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, लेकिन जब पूरा आ जाता है, पूरा बैच बन जाता है, बढ़िया बढ़ जाते हैं हर साल की तरह, तो फिर अच्छा लगता है। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब आप ऐसी टेंडेंसी पे पहुंच जाओ व्हेन यू हैव नो जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओ व्हेन यू हैव नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज, आप कोई चेंज नहीं करना चाहते। वेरेवर यू आर सेटिस्फाइड, आप जहां हो आप खुश हो, ना तो आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हो ना एक नीचे आना चाहते हो, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया शब्बीर सर इक्विलिब्रियम में कब आते हैं, जब 20 बच्चे आ जाते हैं उस समय। आज इस कमरे की कैपेसिटी 80 बच्चों की है, तो 80 बच्चा जब इस कमरे में आ जाता है तो हम इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। 80 से ज़्यादा फिर हम नहीं लेते। 80 में आराम से बैठेगा बच्चा शांति से ठंडक में, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम, मेरी नज़र भी नहीं जा पाएगी और बच्चे को भी प्रॉब्लम। तो सर आपने ये बता दिया शब्बीर सर इक्विलिब्रियम में कब आते हैं, बताओ देश इक्विलिब्रियम में कब आता है, इंडिया कब इक्विलिब्रियम में आएगा। इंडिया इक्विलिब्रियम में आएगा जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर आ जाए। ये तो एग्रीगेट सप्लाई है 0, 40, 80, ये तो एग्रीगेट सप्लाई है, और ये एग्रीगेट डिमांड है जो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होती है। ये कर्व मैंने बना दिया आपको इस वाले बोर्ड पे, ये मैंने बता दिया AD ऐसे बनता है और AS 0 से स्टार्ट होता है, ये बता दिया आपको। 0 लेवल पे इनकम भी 0 होती है, फिर 0 लेवल पे इनकम बढ़ती जाती है। AD कभी 0 नहीं होगा क्योंकि AD कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से बना है। कंजम्पशन भी 20 था, इन्वेस्टमेंट भी 20 था। 20 और 20 40 होते हैं, 0 नहीं होते। 20 और 20 कितने होते हैं, 40। 0 लेवल पे ना कंजम्पशन 0 होता है ना इन्वेस्टमेंट 0 होती है, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ के AD बनता है। तो याद रखना AD को तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट करना और AS को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, ओरिजिन से। अब मेरी बात सुनो, देश इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, जब ये दोनों बराबर हो जाए। कब अचीव करता है, जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा। एक बार ये बराबर हो जाए तो हमारा देश किस में आ गया, इक्विलिब्रियम। बस यही अप्रोच है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। एक बंदे की डिमांड सप्लाई बराबर नहीं आती, पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आ जाएगी, इतनी आसानी से थोड़ी आएगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह कीन्स ने ये नहीं कहा कि AD और AS हमेशा बराबर आएंगे। कीन्स ने कहा AD और AS का बराबर आना आइडियल सिचुएशन है, किसी भी देश के लिए चमत्कारी सिचुएशन है जब AD और AS बराबर आए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है तुम्हें बताऊं, ये देखो एक्चुअल में क्या होगा, या तो ये जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, या फिर ये एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है या एग्रीगेट डिमांड कम है। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और यहाँ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये होता है। तो सर क्या करें ऐसी सिचुएशन में। देखो कीन्स ने कहा अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, दिख रहा है बराबर, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आपके देश में लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं।
तो अगर आपके देश में लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, अच्छी बात है ये, तो आप अपना आउटपुट बढ़ाओ, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो तीन भाई है अमर अकबर एंथोनी एक साथ चलते हैं, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये तीनों एक साथ चलते हैं। आप अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आप अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी। जब भी मैं बोलूँ आउटपुट, आपको एम्प्लॉयमेंट और इनकम उसमें जोड़ देना है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों भाई ये एक साथ चलेंगे। तो कीन्स ने कहा अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, मतलब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई कम है, तो अच्छी बात है ना भाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट को बढ़ाओ। सर कब तक बढ़ाओ? आउटपुट को इतना बढ़ाओ कि जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। आउटपुट को कब तक बढ़ाओ? जब तक क्या ना आ जाए? इक्विलिब्रियम। जैसे मेरे यहाँ डिमांड ज़्यादा हुई, अब 20 से 25 बच्चे आए, 30 बच्चे आए, 40 बच्चे आए, तो भगाना समझदारी थोड़ी है। उस समय तो मैंने इसलिए भगाया, मेरे पास जगह नहीं थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मेन तो टाइम नहीं था। आज अगर मेरे पास 80 से 100 आ जाए, 150 आ जाए, भगाऊंगा थोड़ी, 2 बैच कर लूँगा, ठीक है, टाइम बढ़ा दूंगा। उस समय मेरे को पढ़ना भी होता था। अभी तो मेरा फुल फ्लेज काम ही ये है, मेरा काम ही ये है, 2 बैच बने, 3 बैच बने, पढ़ाऊंगा मैं। तो अगर मेरे पास डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा? अपनी सप्लाई बढ़ा दूँगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूँगा। कब तक बढ़ाऊँगा? जब तक मैं क्या अचीव नहीं कर लूँगा? इक्विलिब्रियम। अब जैसे मैंने सोच लिया 80 से 100 आए तो मैंने चलो 2 बैच कर लिए 50-50, फिर क्या हुए 20 बच्चे और आए तो दोनों में 10-10 कर लिए, 60-60 हो गए। 10 बच्चे और आए, 20 बच्चे और आए, मैंने दोनों में 70-70 कर लिया। मैंने कहा बस यार बस, अब डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, अब मैं टाइम भी नहीं दे सकता, मेरा माथा भी खप चुका है, अब मैं नहीं लूँगा किसी को। मैं किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। तो अगर एडी ज़्यादा है ए से तो अपने आउटपुट को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। कब तक बढ़ाओ? जब तक कि आप क्या अचीव ना कर लो? इक्विलिब्रियम। क्या अचीव ना कर लो? समझ में आ रहा है तुम्हें? अब सर अगर उल्टा हो जाए, ए ज़्यादा है एडी कम है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा है तो आउटपुट को कम करो। अब आपने अननिशंड माल बना लिया है, डिमांड तो है नहीं, आपने खूब सारा फर्नीचर रख दिया है, बच्चे तो आ नहीं रहे, तो मैंने देखो आउटपुट कम कर दिया, और देखो फर्नीचर उल्टे करके रख दिए सारे, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये नहीं, उधर तो हटा के टीटी लगा दिया मैंने उस रूम में, तो सारा फर्नीचर खाली, जहाँ पे तुम 11 क्लास में बैठते थे, मस्त क्या लगा दिया? टीटी। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेट सप्लाई नहीं है, अरे डिमांड नहीं है, तो सप्लाई बढ़ाकर क्या मतलब? सारा फर्नीचर हटा दिया मैंने, खत्म। तो आप क्या करो, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो अपने आउटपुट को कम करो। कितना कम करो? कितना कम करो? आउटपुट को इतना कम करो कि आप वापस किस में आ जाओ? इक्विलिब्रियम में। दिस अप्रोच इज़ नॉन एज ADAS अप्रोच। अब आप उसको जितना अच्छे अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे उतने नंबर मिलेंगे। 6 नंबर में आती है, 1-2 में नहीं, 6 नंबर में। 6 नंबर में आपको क्या क्या करना है? पहले आपको शेड्यूल बनाना है जो आपकी बुक में है। कौन सा शेड्यूल? 0, 40, 80, बोलूँ बार बार, 1000 बार तो बोल चुका हूँ, 0, 40, 80 वो वाला शेड्यूल। के बाद आपको क्या बनाना है? कर्व। और कर्व के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। मैंने नोट्स में एक्सप्लेनेशन इतनी ईजी वे में लिखी हुई है, अब आप इसको और छोटा मत करना, एज इट इज़ याद कर लेना, वर्ड टू वर्ड। आप अगर इसको भी काटने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिखा है क्या? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर मस्ट इंक्रीज आउटपुट। प्रोड्यूसर अपना आउटपुट बढ़ा दे, आउटपुट बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगी, एंड आउटपुट अपन इतना बढ़ाए कि अपन इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करे? अपने आउटपुट को कम कर ले। आउटपुट कम करने से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, इनकम भी कम हो जाएगी। आउटपुट को कितना कम करे? इतना कम करे कि वापस हम क्या अचीव कर ले? इक्विलिब्रियम। ऐसे समझा भाई प्रशांत? समझा? जवाब दे, ठीक है। ये एसेट लायबिलिटी के रूल नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है, समझ गया ना तू? तो इकोनॉमी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इक्विलिब्रियम कब अचीव करेंगे? जब AD और AS दोनों बराबर होंगे। अगर AD ज़्यादा है AS से तो आउटपुट बढ़ाओ, और AS ज़्यादा है AD से तो आउटपुट को क्या कर दो? कम।
कितना कम करो, इतना कम करो, इतना कम कि हम क्या अचीव कर ले, इक्विलिब्रियम। याद हुई? 6 नंबर में आएगी। 1 नंबर मिलेगा तुम्हें शेड्यूल का, 2 नंबर मिलेंगे तुम्हें कर्व के, 3 हो गए, और 3 नंबर मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के। एक्सप्लेनेशन जो इसमें दे रखी है, अगर ये तीनों चीज़ें लिखते हो तो ही 6 नंबर, नहीं तो 6 में से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब जितना लिखोगे उतना मिलेगा। समझ गए? चलो बस कल देखते हैं बाकी। ये वाला